This is Waqas Khan with the ninth Aleph USA TechCast, engaging the real movers and shakers in technology, engineering, finance, academia on the most critical topics. Today's guest is Mr. Anwar Pasha, who Anwar Pasha Saab is an expert on the transmission and grid of electrical power based in New York. Assalamu alaikum, Anwar Saab. वालेकुम अस्सलाम वकास भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। हम आपसे पहले आपकी बचपन और स्कूलिंग और फैमिली के बारे में ज़रा बात करते हैं, फिर हम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की तरफ आएंगे। ठीक है वकास भाई, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये मौका दिया मुझे एड्रेस करने का। ये न्यू टेक्नोलॉजी है, मैं तो ज़ीरो टेक्नोलॉजी से शुरू हुआ था। अभी आप देखेंगे और देखें आपके और अल्लाह के तवस्सुल से हम इस वक्त इस पे काम कर रहे हैं। तो पहले, इससे पहले कि मैं अपने बारे में बताऊं, मैं चाहता हूं कि अपने वालदैन के बारे में बताऊं, क्योंकि उनकी दुआओं और उनकी मेहनत और उनकी कोशिश से मैं यहाँ पहुँचा, और मेरे भाई और बहनें और बाकी बाकी भी रिश्तेदार। तो मेरे अब्बा पैदा हुए रत्तोचक। रत्तोचक एक छोटा सा गांव है, अब भी गांव है, पहले भी गांव था। जब वो पैदा हुए 1918 में, तो 10वीं के बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि लाहौर चले जाएं, मज़ीद तालीम हासिल करें। गांव में सिवाय खेती बाड़ी के कुछ नहीं था, थोड़ी सी ज़मीन थी, भाई वगैरह ज़्यादा थे, तो अच्छा किया उन्होंने, लाहौर चले गए। वहाँ को एक क्रेक इंस्टीट्यूट के नाम से था, पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट मेरा ख्याल आजकल कहते हैं। 2-3 साल में उन्होंने वहाँ पे वो डिप्लोमा, मेरे ख्याल 3 साल लगे होंगे उन्होंने, आजकल हम बी डिप्लोमा कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी में उन्होंने कर लिया। और उन्हें एसडीओ, पहले वो लगे लाइन सुपरिटेंडेंट इंचार्ज, उसके बाद फिर सारी उम्र एसडीओ के ओहदे पे रहे। उसके बाद जब उनकी शादी हो गई, साथ वाले गांव ये था सुखोचक। सुखोचक भी ये शकरगढ़ तहसील के अंदर आता है। ये गांव उनके करीब ही था, उनसे उनकी शादी हो गई। फिर वो एसडीओ होने की वजह से उन्हें जगह जगह जाना पड़ा। तो वो उन्होंने ये फैसला किया कि ख़ास तौर पर मेरे लिए, कि मेरा बेहतर एजुकेशन इस तरह ही होगी कि अगर मैं अपने नाना जो हेडमास्टर थे उस वक्त सुखोचक में, उनके साथ रहूं। तो लगा लें मैं कोई, मेरा ख्याल दूसरी में होगा, 6-7 साल का उम्र होगी, तो मैंने वहाँ गांव जैसे मैं जिक्र किया सुकोचक में रहना शुरू कर दिया अपने नाना नानी और मामू और खालों के साथ। छोटा सा गांव था, अगर आप देखें तो 1 मील बाद जम्मू का बॉर्डर शुरू हो जाता है। अच्छा, 1 मील, मेरा ख्याल है वकास भाई, आखिरी आखिरी गांव जो है ना, वो वही आखिरी था, गांव है। आखिरी गांव है। और अगर आप नारोवाल से वो करतार साहब वाली लाइन पे चढ़ें, अब तो मेरा ख्याल शायद उन्होंने रेलवे शुरू कर दी है वहाँ तक, लेकिन वो आगे भी जाया करती थी, शकरगढ़ और चक अमरू। चक अमरू वॉज द लास्ट स्टॉप। वहाँ से आप घोड़े पे बैठते थे और सुखोचक पहुँचते थे। ये कोई 2 मील का फासला, 3 मील, 2-2.5 का होगा। रास्ते में बही नदी आती थी, तो जब तुगयानी होती थी तो वो रुक जाते थे। इसके अलावा जब मैं वहाँ था तो मेरे मेरे नाना जो है, उनकी ट्रांसफ़र हो गई खलासपुर, वो कोई 4-5 मील आगे था। अब वहाँ उन्होंने पढ़ाना होता था, मैं उनके साथ रहता था। तो वो एक हफ्ते में हम चले जाते, हम एक घोड़ी पे बैठ के, मैं उनके पीछे बैठ जाता और वो अच्छा वहाँ चले जाते, और इस तरह अपने वकास भाई हमारी तालीम शुरू हुई। अच्छा अच्छा उन्होंने मुझे बड़ी तैयारी कराई, कहने लगे यार आप ज़रूर अच्छी तरह अब मेरे जहन में नहीं था ना कि वो तो पढ़ा रहे, उनके जहन में था कि जी इसको ना हमने अच्छी तालीम देनी है। तो ये मेरा है बचपन का थोड़ा सा उस गांव का। गांव में कोई गर्म पानी नहीं था, सर, नो रनिंग वाटर, कुएं से पानी आ जाता था, कोई दिए और लालटेन, और अगर आप ज़रा बेहतर हैं तो आपको उसे कहते थे गैस का एक लैंप होता था, बेसिकली प्रेशराइज्ड
वो होता था कैरोसिन ऑयल को प्रेशराइज अच्छा, किया जाता था, उसके हम्म, बाद को फिलामेंट होता था, वो जलता था, उसकी रोशनी बहुत तेज होती थी। ये तो दो। ब्याहों और शादियों में वो इस्तेमाल किए, वो समझे कि वो अयाशी के वो सामने स्पेशल होता था, ओकेजन के लिए वो निकालते स्पेशल थे। ओकेजन के लिए, बिल्कुल। ठीक ठीक विकास ठीक। भाई तो उसकी याद है। लेकिन ये भी मुझे अच्छी तरह याद है कि वो बिजली का तो तस्वुर भी नहीं था ना, लेकिन जब सूरज ग्रूब हो जाता तो मेरी नानी दिया जला देती, लालटेन के शीशे उसको ठीक करती, और इस तरह हमारा गुजर होता। तो जब मैंने पंजवीं पास कर ली तो नाना हम्म, जी ने कहा चलें आप हम लाहौर जाएं, तो मुझे वो सेंट्रल मॉडल स्कूल ले गए। अच्छा। वहाँ वहाँ एक बड़ा सा हॉल था, उन्होंने मुझे वहाँ बिठा दिया। वो हॉल हाँ बंदों से पुरता। मेरा हाँ। ख्याल है कि 500 से कम नहीं होंगे। अच्छा, ठीक। उन्हें पता चला कि जो सेंट्रल मॉडल स्कूल है, ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं जूनियर मॉडल स्कूल से। वो बच्चे जी। जब छोटे होते हैं वो आगे हम्म, बढ़ते जाते हैं जूनियर से, सेंट्रल मॉडल चले गए, आगे चले गए। लेकिन जो कोई 100 2 3 जो सेक्शन है ना, वो बाहर से हम्म, लेते थे। तो ओके। उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला होता था। तो ओके। हुआ ये कि वाकई मैंने उसमें हिस्सा लिया। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इमला, और शायद शायद एक आध और सब्जेक्ट होगा। जी। अगले दिन लिस्ट लगी 100 हम्म, बंदों की, उसमें मेरा नाम भी था। तो वेल बड़ी डन। खुशी है, सारे खुश हो गए, चले जब गांव से निकल के हम लाहौर आ गए। लाहौर आ गए। ये कहा था ये बचपन की अच्छा, लाहौर में फिर मेरे ऑलरेडी मामू एक थे जो बाद में हेली कॉलेज प्रिंसिपल बने। अच्छा। तो यही है कि उनका क्योंकि उनके वालिद चाहते थे तालीम, तो ये भी तालीम अच्छी करके एमए इकनॉमिक कॉमर्स करके हम्म, लेक्चर से बढ़ते बढ़ते प्रिंसिपल बन गए और वो रिटायर हो गए। हम्म, अच्छा, उनके पास और उनके भाइयों के पास मैंने रहना शुरू कर दिया, मुगलपुरा में उनका मकान था। वहाँ से अच्छा। मैं बस लेता था सुबह सुबह, और सेंट्रल मॉडल स्कूल जिला कचहरी के अड्डे पे उतरती बस, और मैं बस नंबर ही मुझे याद है, 3 19 और 29, 3 19 अच्छा। 23, 3 19 23, 3 19 और 23। वो 23। वो विकास भाई अच्छी तरह याद है, क्योंकि 6 साल 5 साल, छठी से लेके 10वीं तक हर रोज मैंने उन बसों पे सफर किया। सफर किया। जो सेंट्रल मॉडल स्कूल की यादें हैं, उसमें जो अच्छी है वो है कि उनके एक तो बसेस का मैंने बता दिया, वो अच्छी याद है, डबल डेकर भी होती थी। हम अच्छा। देखते जाते थे, ये जो है आप वब्डा हाउस देख रहे हैं, जी उसके जी जी। सामने से एक रूट बनता था, उस वक्त वब्डा हाउस नहीं था। तो नहीं आप था। देख लें कि मैं कितना बूढ़ा हाँ हूँ। नहीं, लेकिन वो तो असेंबली, वो पंजाब असेंबली की जो बिल्कुल के बिल्डिंग थी वो सामने, वहां पे। बिल्कुल हाँ। सामने, ये जो जब वक्फ हाउस बना है वहाँ और छोटी छोटी बिल्डिंगें थी, बिल्डिंग उन्होंने है। सारी हटा दी। और मुझे याद है बड़े बड़े बुलडोजर जमीन पे कर रहे थे, और हम गाड़ी बस से करीब से गुजरते थे, और वो अपने बन गया, और मुझे फिर मौका मिला वहाँ काम करने का भी एज ए अच्छा। वक्डा में, वो मैं बाद में जी बताऊंगा। तो जी। ये मुझे और जो याद अच्छी है अपने सेंट्रल मॉडल स्कूल की, सरदार मोहसिन साहब मेरे बड़े अच्छे टीचर थे। जी इंग्लिश और उसके इंग्लिश और मैथमेटिक्स के, और वो जी। बड़े मशहूर थे। उन्होंने मकबूल हिसाब लिखा और कई और किताबें लिखी जो टेक्स्ट बुक के हिसाब से। बड़े अच्छा। सीधे आदमी, बड़े समझदार किस्म के, तो बड़ा इन्फ्लुएंस रहा मेरा उनसे कि उस्ताद इस तरह होते हैं। तो जी नतीजा ये निकला कि मुझे ठीक ठाक नंबर आ गए। गवर्नमेंट कॉलेज और एफसी कॉलेज दोनों में पॉसिबिलिटी थी अगर मैं आर्ट्स लेता, लेकिन फॉर प्री मेडिकल मुझे एफसीसी में दाखिला मिल सका। तो गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिला, कोई बात नहीं, एफसी कॉलेज में भी इतना बुरा नहीं था। विकास भाई आपने नाम सुना ही होगा। वो जी जी जी। सबसे बड़ा कैंपस, बड़ा ज़बरदस्त था। बहुत और फुल कैंप। और बाकी टीचर यहाँ के अमरीकी वो थी मिशनरी, जी जी। फॉरेन मिशनरी, जो यहाँ से जो सारा सपोर्ट करती थी। और उनके जो उस वक्त थे प्रिंसिपल यूइंग वाज अमेरिकन। इस तरह ना हमें खासा अच्छा थोड़ा सा एक्सपोजर हुआ कि यार जी ये बंदे कैसे हैं। वो घर, मुझे याद है एक जो होता था उनका, हमारा वाइस प्रिंसिपल हमें घर बुला, सारे क्लास को घर बुला लिया करता था। और जी जी। वी यूज टू प्ले गेम्स। वो वेरी नाइस नाइस फेलो, सो अच्छा माहौल था। तो एफसी हम्म, कॉलेज में हुआ ये वकास साहब, अब यही है कि अप्स एंड डाउन जिंदगी में होते हैं। तो मैं यही अपने यहाँ सुनने वालों को बताना चाहता हूँ कि आप जिंदगी में डाउन भी हो जाते हैं, फिर आपको यह उठना चाहिए।
हुआ जी ये जी कि सेंट्रल मॉडल स्कूल में टीचरों की वजह से, उनकी मेहनत से, उनके आप करें आप कह दें उनकी लीडरशिप से वो हमारे नंबर बड़े ठीक आ गए। लेकिन जी जब आपको खुद चलना पड़ा तो जी वो चीज़ ना रही। एफएससी में इतने नंबर ना आ सके कि मुझे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला मिले। बड़ी जी जी बहुत ही अफसोस हुआ। और ज़्यादा अफसोस ये देख के भी होता था कि मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मुझे अलहदा रखा आप हाँ अपने आप से, उनको मैंने काइंड ऑफ डिसअपॉइंट किया। जी जी तो दैट वाज काइंड ऑफ टर्निंग पॉइंट फॉर माई लाइफ। उसके जी बाद ना वो कहाँ से, यही मैं हर सुनने वालों को कहता हूँ कि आप गिर जाते हैं तो खड़े हो जाएं फिर। तो मैंने बड़ी मेहनत की। एक और दोस्त से ज़ियाउल नबी विंग कमांडर बन गए, वो उन दोनों के साथ हमने अच्छी खासी मेहनत की। और बीएससी में इससे पहले कि हमारा इम्तिहान होता, वैलिडिक्ट्री का रिवाज था वहाँ पे ना, एफसी कॉलेज जी जैसे यहाँ है। तो जी 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 आई वॉज ए सैल्यूटेरियन। अच्छा एक और ज़ियाउर रहमान है, ही गॉट मोर मार्क्स देन आई डिड। तो लेकिन आई गॉट आल्सो स्कॉलरशिप फ्रॉम एफसी कॉलेज, और जी ऑनरेबल मेंशन सर्टिफिकेट। और जब हमारा फिर उसके बाद बीएससी का रिजल्ट निकला, उसमें हम 3 बंदे थे जिनकी फर्स्ट बीन आई आउट ऑफ हंड्रेड जी फिफ्टी ऑफ अच्छा इसको। सो ये अच्छा है कि देखें ना, एक कम्युनिटी है, मेरे अच्छे बड़े अच्छे दोस्त हैं। और जी ज़ियाउर रहमान, वो यहाँ भी, हम तीनों आगे अमेरिका। ज़ियाउर ज़ियाउर रहमान साहब वफात पा चुके हैं। लेकिन हमारा उन्होंने एफ सी कॉलेज ने वाकई कैरियर बना दिया। अगर हम्म, हम ना वहाँ दाखला मिलता तो औरों की तरह वहीं रह जाते, पता नहीं क्या बनता। लेकिन यह है कि वो एक मुझे अंदाज़ा हुआ कि अब पढ़ना चाहिए बिल्कुल एफएससी के बिल्कुल बाद। तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में मेरे अब और उसके बाद फिर मैंने हमेशा ही मेहनत करता रहा। मुझे इलेक्ट्रिकल में भी उसी वक्त चॉइस मिल गया, इलेक्ट्रिकल पावर, अब्बा जी की हम्म, वजह से कि वो भी इसी में थे। मैंने कहा ये भी, और मुझे पसंद भी था। जी और जी अच्छा एक और भी है वहाँ ना, जो मुझे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का अपने वकास भाई साहब, वकास भाई, जो इंजीनियरिंग का सबसे अच्छा जो रहा है, जिसका अब तक मुझे बड़ा खुशी है, कि हमारा प्रोजेक्ट जो था इम्पल्स ब्रेक डाउन ऑफ एयर अंडर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कंडीशन, वो पावर का था, हम्म, इम्पल्स हम्म, जनरेटर था वहाँ पे। उससे काफ़ी हमें पता चला। हम्म, उसमें मेरे जो थे प्रोजेक्ट फेलो, वो समझे कि अब तक अपने बेहतरीन दोस्त बने, अब तक दोस्त हैं। जी और जी जी वो एक ऐसा चीज़ है कि उनमें हम 5 थे, उनमें 3 हयात हैं, 2 अच्छा पिछले साल फौत हो गए। तो जी जी इसका अफसोस है। लेकिन आज तक हम एक दूसरे से बिल्कुल कांटेक्ट में रहे हैं, और बेहतरीन दोस्ती है हमारी। तो ये था इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का। तो ये उसके बाद मैंने आपको बताऊंगा कैसे मैं एटॉमिक एनर्जी। तो पहले अभी यहाँ पे आपको मैं रोकता हूँ, तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का अब आप बताइए, आप यूनिवर्सिटी चले गए, आप, मुझे लगता है कि आप अपनी दोस्तियां निभाने वाले इंसान हैं, बिकॉज आप अभी तक अपने प्रोजेक्ट मेट्स हैं आपके, जो एफएससी वाले जो दोस्त थे उनसे भी मुलाकात में रहे। तो यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने कर ली, आप आपके वाले साहब की तरह दोनों चीज़ें सही। यूनिवर्सिटी में आपको माहौल कैसा लगा? आई मीन आप जो है, ये ट्रांजिशन हो रही है, ट्रांजिशन हो रही है कि आप पहले वहाँ से गांव से गए एंड आपने फिर मॉडल स्कूल चले गए, प्रेसिडेंट मॉडल स्कूल चले गए, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी आते हैं एफएससी एफसी कॉलेज के बाद। तो डायनामिक थॉट प्रोसेस कोई चेंज हुआ जब आप यूनिवर्सिटी में आदमी को खुला माहौल भी मिलता है, एबिलिटी टू डू अदर थिंग्स भी होती है, तो उसमें आपका क्या रद्द अमल था उस चीज़ से? हाँ विकास भाई, उसमें मैं ये कहूँगा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में मैं नहीं किया ज़्यादा काम। मेरे दोस्त जी जी मीनुद्दीन ऐसे हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया दूसरे लोगों के लिए भी। मैं यही जी कहूँगा कि आप कह दें कि किताबी कीड़ा कहते हैं वो वो आप समझ लें। मुझे यही कोशिश थी कि मैं किसी इम्तिहान में फेल ना हूँ। दूसरा ये था कि मैं वहाँ मैं डे स्कॉलर था। वो मुगलपुरा में रहता था। मुगलपुरा से अब इतनी दूर नहीं है ये इंजीनियरिंग बिल्कुल यूनिवर्सिटी।
तो दो चार जो दोस्त बने हुए थे हॉस्टल में, मैं उनके पास चला जाता था और उनसे हम्म, गपशप लगा के वापस हम्म, मुगलपुरा आ जाता था। और हम्म, इसलिए ना मेरा कोई एक्स्ट्रा करिकुलम में नहीं रहा। लेकिन मैं, जैसे मैंने कह रहा हूँ कि हर सब्जेक्ट में मैं यही कोशिश करता था कि अच्छे नंबर आए जी, और ठीक रहे। और जो मुश्किल, मुझे याद है कि वो एक हमारी फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग मशीन ड्राइंग हुआ करता था, पता नहीं आपके ज़माने में थी का नहीं जी था, बिल्कुल था। था। वो उसमें मुझे अब भी याद है, यासीन साहब वो दाढ़ी वाले थे, जी, जी, उन्होंने जी, हर जी। एक को तकरीबन फेल कर लिया सिवाय हमारे अमीनुद्दीन साहब को। तो मैं हैरान हूँ, वो कह उन्होंने कहा जी आपका लाइन वर्क ठीक नहीं है। अच्छा, लाइन वर्क जो है ना वो अब कैसे ठीक करें? वो हाँ, उसमें बड़े बंदे फेल हो गए, शायद मैं भी उसमें होऊंगा। लेकिन वो यही था कि फिर और बाकी सब्जेक्ट में मुझे मुझे आसानी रही, हर सब्जेक्ट में मैं आसानी से कर लेता था। इन इस इन इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट टेंसर टेंसर किसी को कॉन्सेप्ट नहीं था, जी, उसका भी जी, मैंने इलाज कर लिया हुआ था। तो इस तरह ना वो वो मेरा सारे सब्जेक्ट इस तरह हुआ कि जब मैं इंजीनियर से फारग भी हो गया तो मंजूर साहब, पता नहीं आपके ज़माने में थे या नहीं, मंजूर साहब हमें इंस्ट्रूमेंट पढ़ाया करते थे। तो अच्छा, वो वो जब मैं अबडा हाउस में आ गया तो वो मुझे बुला लिया करते थे एज एक्सटर्नल एग्जामिनर। तो मुझे अच्छा, बड़ा मैं खुश होता था, यार देखिए मेरे उस्ताद हैं, अब वो मुझे समझ रहे हैं कि हाँ, मुझे इतना कुछ आता है कि जी हाँ, कि मैं उनके स्टूडेंट्स का इम्तिहान ले सकूं। तो मैं कई कई साल उनसे आता रहा। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताऊं वकास साहब, आपके इन्हीं जो वकास भाई, इन्हीं में जो आपने किया हुआ था ये जो है पिछले एक दो महीने पहले, वो आए वहाब साहब, जी, इरफान वहाब, आपका खान वहाब, जी, मैंने जी, देखा। जी, इरफान वहाब के जो वालिद थे ना वहाब साहब, वो हमारे टीचर थे। अच्छा, हाँ, वो अच्छा, आपके तो बाद की बात है ना, वो तो जी, रिटायर जी, हो जी, चुके हैं। वो हमारे जी, जी, साथ थे। तो मैं अब आपकी जो वीडियो देखी मैंने कहा यार ये उनसे अपने बाप से बड़े मिलते हैं जो मिलते हैं। इरफान। देखिए और उन्होंने दुनिया में कहा भी मेरे कड़ियां वालिद कहाँ से। कहाँ मिल जाती हैं, हाँ, वो बिल्कुल सही। कहते हैं जी मेरे मेरे जो वालिद है ना वो इंग्लैंड से पीएचडी करके आए थे। हाँ, वो डॉक्टर वहाब हमें पढ़ाते थे जब वो आगे कर गए और उसके बाद वो टेक्सास चले गए। तो इस हाँ तरह जी, ना देखें, वो कहते हैं स्मॉल वर्ड। और वो सॉल्व। तो अच्छा ये, और ये मेरी यादें हैं अपने नहीं, वकास भाई बहुत बहुत अच्छा, इंजीनियरिंग बहुत की। वेरी नाइस। टेंसर का आपने लफ्ज इस्तेमाल किया। आजकल दुनिया जो है वो, ये पूरी जो एआई की जो सारी दौड़ लगी हुई है, जी हाँ। उसके अंदर टेंसर जो है ना एक बहुत अहम चीज हो गई है। तो वो वो अच्छा। जो टेंसर है ना वो वाला आपका वाला, वो अच्छा टेंसर जो है वो इट्स द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम। वो टेंसर्स को सॉल्व करना होता है। जो ये बहुत बड़ी बड़ी जो मशीनें जो ये जी कर हाँ, रही राइट हैं, राइट राइट उसमें राइट राइट। टेंसर्स का पूरा ओ डायनामिक है। या हाँ। या। अच्छा, हम अब हम आते हैं, आपने अपनी इंजीनियरिंग अब यूनिवर्सिटी में खत्म कर ली, उसके बाद आपका थॉट प्रोसेस क्या था कि किधर आपने जॉब्स का सिचुएशन कैसे करना है, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हो रही थी उसके बारे में बताइए। ये विकास भाई यही कमी रही। जब आप लगा लें, आप करते हैं बीएससी, आप 14 और 5 19 19 19 20 साल के होते हैं, आपको हम्म, रियली क्या ज़्यादा पता नहीं होता। आप देखते हैं कि मेरे सामने क्या है। जी, ये मैंने कोई भी नहीं, कभी कोई प्लान नहीं किया उस वक्त, उसमें जेहन हम्म, में कुछ नहीं था कि मैं हम्म, क्या क्या करूँगा। ये बड़ी खुशी थी कि मैं इंजीनियरिंग कर ली है, डिग्री मिल हम्म, गई है। बाय द वे वो हमें 66 यूईटी हम थे और 4 साल में हमें डिग्री मिल गई। तो ये बिल्कुल। बड़ी अच्छी बात थी। आपके वक्त में तो मैं 5 5 6 6 7 7 साल लगते रहे। हम जी, बड़े हमने खुश। माशाल्लाह 4 में की, लेकिन हमारे इर्द गिर्द वालों ने 6 6 सालों में डिग्रियां की। उस जमाने में हालात खराब राइट, काफी बड़े खराब हुए थे। देखे ना, 2 साल खाम खा आपके जाया हो गए, उम्र के साल चले गए, वो वापस नहीं आएंगे। तो थे। हम बड़े खुशकिस्मत थे। 70 में, अब 70 में उस वक्त जब निकले कोई इतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी। वबडा ने बंद किए थे। हम तो, मैं तो पावर में था तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी कि वहाँ से लोग जाने शुरू हो जाएंगे। मुझे एक अखबार में इश्तिहार आया, इंजीनियर फॉर इलेक्ट्रिक कंपनी ऑफ पाकिस्तान, ई। ठीक है। ओके। इलेक्ट्रिक कंपनी ऑफ पाकिस्तान, वो मुल्तान रोड पे थी, 13 माइल ऑन मुल्तान रोड। मैं चला हाँ, गया, एक दो और बंदों ने भी वहाँ इंटरव्यू दिए तो उन्होंने मुझे रख लिया।
तो मैंने कहा अच्छा। वो मैं चला जाता था, बड़ी साफ सुथरी थी वो। इंग्लिश इलेक्ट्रिक कंपनी की ब्रांच थी, लेकिन उन्होंने बेच दी थी। और वहाँ हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, स्विचेज, एच आर सी फ्यूज, हाई रेजिस्टेंस कैपेसिटी फ्यूज, वो बनाते थे। तो उसमें एक छोटा सा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था, 2-3 इंजीनियर थे। तो वो, मैं कहता हूँ कि वो मेरी कम ज़र्फी समझे। उस वक्त बंदा नहीं सोचता कि आज से मैं अगर 5 साल, 10 साल, 15 साल यहाँ रहूँगा तो क्या मेरा प्रॉस्पेक्टिव होगा। तो हम्म, वो कमी रही। तो लेकिन हुआ ये कि फिर वबडा का आ गई कॉल, मैं चला गया। गलती से मैंने कह दिया, उन्होंने कहा जी आप मेरे नंबर ठीक ठाक थे, पहले 10 बंदों में था मैं पावर में। तो उन्होंने जी कहा जी। जी आप कहाँ जाना चाहते हैं? मैंने कहा मुझे हाइडल बड़ा पसंद है। उन्होंने मुझे चुन लिया और कह दिया जी आप मंगला डैम चले जाएं ट्रेनिंग के लिए। अच्छा। अब मैं सारी उम्र लाहौर में हाँ। लाहौर में जिंदगी गुजारी। मंगला जी डैम या तरबेला डैम मैंने कहाँ जाना था? मैंने कहा यार ये नहीं, गलती हो गई है, अभी यही रहे। अच्छा। हुआ ये काश भाई कि उसके बाद वो मिलिट्री ने हमें वो 71 की वार शुरू हो गई। वार से शुरू ना, वार से होने से पहले उन्होंने, वो उसे कहते हैं कंस्क्रिप्टी ऑफिसर, उन्होंने हमें कहा जी आप फलां जगह हाजिर हो जाए, आपको ना मिलिट्री में जाना है। तो आ गया वो खाता, हम चले गए और उन्होंने हमें कोयटा भेज दिया। और कोयटे के बाद ट्रेनिंग होती रही। वो मेरे लिए नहीं था। तो आपको पता है जंग भी जल्दी ख़त्म हो गई। तो उन्होंने जी खैर लेफ्टिनेंट से फुल लेफ्टिनेंट बना दिया। लेकिन वो ना मेरे लिए ठीक था, ना मेरा ख्याल आर्मी के लिए मैं ठीक था। तो जी जी। तो वो तो हुआ ये कि मैं वापस आ गया इको। और वहाँ से फिर जब नेक्स्ट नेक्स्ट उन्होंने बैच लिया, उसमें फिर मैंने किया। और उन्होंने कहा, जी हम अब आप ना, आपको हम पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन भेजते हैं, वहाँ आप एमएससी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी करेंगे, आपका इरादा है? वो मैंने कहा ठीक है, अगर आप पैसे देते हैं तो मैं चला जाऊंगा। हम्म, तो उन्होंने हम्म, तनख्वाह भी दी मुझे पूरे साल, 1.5 साल की, और हम्म, किताबें और सारा कुछ, और जो जो यूनिवर्सिटी की फीसें थी। तो उससे विकास भाई, ये है ना, एक कदम से दूसरे कदम, उससे मुझे ये हुआ कि एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का पता चल गया, न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे काम करता है। वहाँ हम जाया करते थे निलोर में, हम्म, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन। वहाँ उन्हें, वहाँ के साइंसदानों से बात मिली, मौका मिला वहाँ से पास करके। हुआ ये कि वबडा वाले चाह रहे थे कि कोई न्यूक्लियर इंजीनियर तैयार करें, क्योंकि उनका ख्याल था कि वो न्यूक्लियर प्लांट्स लगाएंगे जी पाकिस्तान जी। में, या पावर जो जनरेशन। कराची वाला वो ले लेंगे और मजीद लगाएंगे। जी तो जी जी। उन्हें बंदे चाहिए थे। उन्होंने इस तरह शुरू किया। ये हमारा पहला पहला बैच था। और उससे पहले बैच में मैंने कहा ठीक है, मैंने पास कर लिया। उसके बाद फिर मैं, अगर रहता चाहता तो मैं रह सकता था, लेकिन मैंने वापस सोचा वापस आ जाऊं, आके वबडा की तरफ। और फिर वहाँ से मैं चला गया अपने वकास भाई नेस पार्क में। नेस्पैक। नेस अच्छा। पार्क ने मुझे ले लिया। मैं वहाँ पे समझ ले के वहाँ कुछ 4-5 साल रहा। वो मेरा अच्छा, टेक्निकल लिहाज से वो बहुत अच्छा रहा है मेरा, जो है अपने वकास साहब, मेरा ख्याल ब्रिगेडियर पाशा साहब भी आन हुए इस फोरम में। तो नहीं मैं सर, वो उनको देख ये तो अभी आपका और मेरी बात है, और कोई नहीं आ दिस रहा। इज अच्छा। अच्छा। आगे आगे, सो आप वहां से आगे चले गए, जी फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। आप वाडा में भी चले गए, नेस पार्क में भी चले गए, और आप बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में काम कर रहे हैं, एग्जैक्ट, ठीक डिस्ट्रीब्यूशन है। सिस्टम। हाँ विकास, विकास भाई, अच्छा, मैं अगर आप मुझे मौका दें, मुझे क्योंकि कुछ चीज़ें जो है जो मेरी ज़िंदगी में बाद में बड़ी काम आई, जी जी उनमें जी। ये नेस्पाक का तजर्बा था। नेस्पाक में सेकंड जो 500 kV लाइन का बनी, पहला सर्किट बन चुका था तरबेला से गुदू तक। और जी जी उसमें जो एक दो इंजीनियर थे जो यहाँ से ट्रेनिंग लेके कनाडा से लेके वहाँ पाकिस्तान नेस्पाक में काम कर रहे थे, प्रिंसिपल इंजीनियर थे। तो उनके अंडर मुझे काम करने का बड़ा मौका मिला। जी जी। तो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा।
सबसे बड़ा है कि वहाँ हमने कंटामिनेशन स्टडी की। लाइन जो बन रही थी गुद्दू और जमशोरो, वो सेम और थोर के इलाके में से गुजरती थी। और बड़ा ख़तरा ये था कि अगर वहाँ पे जब वो हवा चलती है और हवा से जो गर्दो गुबार साल्ट वगैरह इंसुलेटर पे पड़ेंगे, वो जी जी। इंसुलेटर को स्पार्क ओवर कर देंगे। तो आप कितने हम्म इंसुलेटर लगाने चाहिए और कैसे लगाने चाहिए, उसमें हम्म मेरा उस स्टडी में काफ़ी हाथ था। जब हम्म वो स्टडी मुकम्मल हुई तो नेस्पाक ने ये फैसला किया कि हमें ये किसी और से पूछना चाहिए। बड़े पैसे, बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं 500 kV लाइन पे, 205 मील लंबी गुद्दू जामशोरो। हम्म हम नहीं हम्म चाहते कि ये फेल हो किसी वजह से। तो आप जिन्होंने स्टडी की है उनसे उन्हें कहें कि आप बाहर से भी इसकी तस्दीक कराएं। तो मुझे उन्होंने ना भेज दिया इंग्लैंड। अच्छा। वहाँ लेदरहेड में एक थे स्पेशलिस्ट, और स्पेशलिस्ट थे इसके अपने कंटामिनेशन के, सीगरे के वर्किंग ग्रुप था उन कंटामिनेशन। उन्होंने मेरी हमारी रिपोर्ट रिव्यू की। मैं था और जी एक हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे उस वक्त नेस्पाक में, अब्बासी साहब, वो बाद में मेंबर वबडा पावर बन गए, वो भी मेरे साथ थे। तो हमने जी उनसे बातें चीत की। वो देवर बड़ी गुड विद आवर स्टडी। वो स्टडी हमने ऐसे किया कि डिपॉजिट जो 13, जो 115 या 130 kV की लाइन थी, वहाँ से हमने इंसुलेटर उतारे, उसको हम्म वॉश किया, उसको हम्म एनालिसिस किया, और उसके बेस पे हमने कहा कि ये इतने इंसुलेटर इस तरह के होने चाहिए। तो उससे हमें ये, मुझे ये है कि एक्सपोजर हो गया इंग्लैंड का, और ये भी कि ये इनका कैसे ये काम करते हैं, जो साइंटिस्ट हैं या इंजीनियर्स हैं। तो जब जी मैं जी। वापस गया नेस्पाक, देन आई डिसाइडेड टू इमिग्रेट टू अमेरिका। मैंने कहा कि अमेरिका इज डेफिनेटली ऑन ए बेटर बेटर प्लेस टू गेट मोर एजुकेशन। जी। तो ये मेरी था पाकिस्तान में। उस वक्त आपके कितने साल हो गए थे काम करते हुए अनुभव भाई? ये मैंने 80 में आया हूँ, जी अपने जी। वकास भाई। 1970 में मैंने पास किया। 10 साल अच्छा। मैंने कुछ 1.5 साल लगा लें पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, कोई जी जी। 2 साल एकोप, और बाकी नेस्पाक। नेस्पाक में मेरा ज़्यादा काम रहा और बड़ा अच्छा तजर्बा रहा है। नेस्पाक, जिन लोगों को नहीं पता है, इज द प्रीमियर इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान। तो जी हाँ, उस वक्त वो शुरू हो रही थी हम्म, विकास भाई साहब, नेशनल इंजीनियरिंग सर्विस ऑफ पाकिस्तान। और हम्म, स्पेशली पावर डिवीजन वाज जस्ट गेटिंग मोर पीपल। और ये ओके। उनका पहला बड़ा प्रोजेक्ट था जिस पे मैंने काम किया, और वेरी इसका गुड। मुझे बड़ा फायदा हुआ जब मैं अमेरिका आने लगा। अच्छा, अब आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मेरी, बिकॉज ऑफ माय एक्सपीरियंस इन इन फॉर आप इंग्लैंड से होके आए और आपने देखा, तो आपने कहा कि अब मुझे अब और पढ़ना चाहिए और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को एक्सटेंड करना चाहिए। सो आपने फिर अमेरिका में आने का, हाउ डिड यू थिंक अबाउट, के कहाँ जाना है, कौन से स्कूल में दाखिला लेना है, क्या करना है? वेरी, बहुत अच्छा सवाल है विकास भाई। मेरे दो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के दो तीन वहाँ से छोड़ के वो आ चुके थे पहले अमेरिका में। तो उन्होंने मुझे दो चार कंपनी, दो चार यूनिवर्सिटीज़ के भेज दिए। फिर मैंने USIS था, हुआ करता था, अब भी होगा लाहौर में, वहाँ चला गया। वहाँ मैंने देखा, मैंने अप्लाई कर दिया सिराक्यूस में, दो चार और यूनिवर्सिटी में, और हम्म। सिराक्यूस में मुझे दाखला मिल गया। और ये ठीक ठाक यूनिवर्सिटी थी, मैंने देखा हर लिहाज से। और उनके जी कुछ उस्ताद ऐसे थे जिन्होंने किताबें लिखी हुई थी। जी मास्टर का प्रोग्राम था मेरा, और मुझे जी। PS, मेरे अपने MSc होने का भी बड़ा फ़ायदा पहुंचा। एक तो जी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी थी, उसका तो क्रेडिट था, लेकिन उसके बाद अबव दैट आई हैड एक्स्ट्रा डिग्री। तो यही ना, जी मैं अपने यही नाजरीन को यही कहूँगा कि अगर आप कुछ करना चाहते तो हैव सम एज एज कंपेयर टू अदर्स। वही जब जी। मुकाबला होगा तो आपको वो एज जो है ना, वो आपको फायदा पहुंचाएगी। हाँ, तो एज तो दोनों तरीके का होना चाहिए ना अनु भाई। अब अहम सवालात पे आ रहे हैं हम। जी तो हाँ। दो तरीके के एज होते हैं। एक एक एज ये है कि आपके पास एक कागज का पुर्जा हो जो आपको एज दे सके, एक मास्टर्स डिग्री हो। और दूसरा ये कि उस मास्टर्स डिग्री से जो आपने सीखा और आपने अपने काम से जो सीखा, वो भी आपका एज होता है। तो वो दोनों एज होने चाहिए इंसान के पास। बिल्कुल ठीक है विकास भाई। जब मैं यहाँ पहुंचा तो पहले तो ये है कि पैसे मेरे पास नहीं थे, जो थोड़े हम्म बहुत थे वो एक सेमेस्टर की फीस थी,
उन्होंने मुझे जो इस वक्त पाबंदी थी डॉलर्स की, हम्म। मुझे इतने ही पैसे मैं ला सका, और इतने पैसे थे मेरे कि जो मेरे एक सेमेस्टर की फीस थी। जब मैं हम्म। सिराक्यूज पहुंचा तो डॉक्टर कार्ड वाज माई एडवाइज़र। मैंने डॉक्टर कार्ड को कहा कि जी मैं चाहता हूं कि यहाँ मुझे कुछ कैंपस पे कुछ काम मिल जाए किसी किस्म का, स्पेशली टीचिंग हो तो बहुत अच्छा है। तो उसने देखा मुझे, और पता नहीं उसके क्या जहन में आया, दाढ़ी शाड़ी, बड़ा मुझे तो बड़ा मुसलमान बंदा लगता था जी जी जी। लेकिन डॉक्टर कार वॉज वेरी नाइस गाय। उसने कहा हाँ। सिट हियर लेट मी टॉक टू डॉक्टर इवली। डॉक्टर हम्म। इवली वाज द डीन ऑफ इंजीनियरिंग, अच्छा। इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। वो उसके पास गया, उसमें 5 मिनट में आ गया वापस, कहने लगा आई वुड लाइक यू टू सी डॉक्टर इवली। हम्म। डॉक्टर इवली ने कहा जी कि आप, आई हैव ए टीचिंग पोजीशन फॉर यू। मैं कह अच्छा। रहा, मैं तो हैरान हो गया क्योंकि मैं हम्म। एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था विकास हम्म। भाई, ये हम्म। टोटली अनएक्सपेक्टेड। मैं तो सोच रहा था यार पता नहीं एक हफ्ते अगले सेमेस्टर में क्या होगा, पैसे तो आए Right, नहीं। अच्छा right. तो उसने उसने कहा नहीं। मैंने कहा यार डॉक्टर इवली व्हाट काइंड ऑफ टीचिंग, ही सेड दिस इज अ टीचिंग असिस्टेंट, you would be हम्म। working for a professor and you हम्म। would be doing his work, and most likely he's a lab, he has a lab under him, so you would be teaching undergraduates हम्म। electrical engineering or non-electrical engineering, but हम्म। giving them the demonstration for doing various experiments and evaluating them and teaching them. मैंने कहा डॉक्टर इवली माई इंग्लिश इज वेरी बैड, यू कैन सी अब तो थोड़ी सी बेहतर होगी आपने। विकास भाई मैं आपको बताऊं बड़ी खराब थी अंग्रेजी उस वक्त, कहाँ कौन अंग्रेजी बोलता था, हाँ, फारसी अरबी का जमाना था। तो हाँ, तो मैंने कहा डॉक्टर इवली, he said no we don't have research, I can assure you you would do a good job। मैंने कहा हाँ, अच्छा इफ यू से सो आई वुड ट्राई। तो तो विकास भाई अब थोड़ा सा मैं, अगर मुझे इजाजत दें तो मैं आपको बताता हूँ। पहले हफ्ते तो ना लोग स्टूडेंट्स को, क्लास ही को 20-22 बच्चों की, अच्छा, लड़कियां अच्छा। लड़के सारे वो थे हाँ, फर्स्ट ईयर वाले। तो पहले हाँ, तो ना मुझे पता लग रहा था क्या मैं बोल रहा हूँ, ना उन्हें समझ आ रही थे कि क्या हो रहा है। उसे आपको पता चल जाता है क्योंकि आज जब आप वो भेजते हैं आपकी रिपोर्टें तो पता हाँ, लगता है यार ये तो उसे ये तो नहीं हम्म। मैंने बताया था। तो उस वक्त मुझे समझ आया यार ये अंग्रेजी जो है ना ठीक करनी चाहिए। मैंने विकास भाई, वहाँ था प्राइस इज राइट, वो एक प्रोग्राम था, बंदा बूढ़ा था, वो बड़ा आहिस्ता आहिस्ता बोलता था अंग्रेजी, हाँ, मुझे एक एक लफ्ज उसकी समझ आ जाती थी हाँ। वो मैंने टेलीविजन तो प्रोग्राम आप आपका जो था टीचर जो है वो टेलीविजन बना अंग्रेजी की। एग्जैक्टली हाँ, उस जमाने में। तो वो बिल्कुल। उसने मुझे बड़ा मौका दिया, मैंने वो देखने शुरू कर दिए, एक आध फिल्म भी देख ली। तो हम्म। हुआ ये कि आफ्टर 2 वीक्स आई वॉज हम्म। डूइंग वेरी वेल। लोग हम्म। बड़े खुश हो रहे थे, सारी रिपोर्टें ठीक आ रही थी, रिजल्ट ठीक आ रहा था। उन्होंने मुझे दफ्तर भी दिया हुआ था, दफ्तर में एक डेस्क था, वहाँ मेरे हम्म। आवर होते थे। मैं अगर हम्म। बाकी रखते थे प्रोफेसर या टीचिंग असिस्टेंट 2 घंटे, मैं 4 घंटे लगा देता था। हम्म। लोग मैं कहते जब मर्जी आ जाए। तो मुझे हाँ, अच्छा खासा फीडबैक मिला जब मैंने पहला किया, दूसरा सेमेस्टर किया, तीसरे के लिए भी। तो सिराक्यूस में मेरी टीचिंग बहुत अच्छी रही, उससे मुझे पैसे मिलने शुरू हो गए। मुझे हम्म। $500 मिलते थे महीने हम्म। के। $120 वो मैंने एक अपार्टमेंट लिया होता किराए पे, उस पे चलो फर्निश था, उस पे चले जाते हाँ, थे। बाकी हाँ। खाने पीने और बाकी मैं बचा के घर भी भेज देता था। तो अब्बा जी का हुआ ये कि आपने वकास साहब 6 भाई, 3 बहनें और माँ और बाप, कितने, 11। अच्छा 11 बंदे, एक बंदा कमाने वाला, अच्छा वो बंदा रिटायर हो जाए तो हालात तो हाँ, मुश्किल हो गए जी जी तो जी जी। फिर मैं यहाँ से भेज देता था, लेकिन थोड़ी देर के लिए मुश्किल हुई। और जो ही मुझे मुझे मिलना शुरू हो गया, मुझे नौकरी यहाँ मिल गई, तो फिर तो बात ही मुख्तलिफ हो गई ना। फिर जी तो जी जी। पैसे, ये $500 में भी हमारा चलता रहा। थोड़े बहुत मेरे पैसे, वो पेंशन वगैरह जो वापस थोड़े बहुत देने थे वो भी मिलते रहे। तो इस तरह ना ये नेस्पा। एक और मैं बताऊं, सिराक्यूस में जो मेरा अपनी भी स्टडी जारी थी, मैं एमएससी कर रहा था, 10 साल के गैप में टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग चेंज हो जाती है, खा जो मर्जी जी। आप कहें, चेंज हो जाती है। और आप हम्म। वो उतने तेज नहीं रहते, आपका दिमाग वो नहीं रहता जो आप जब यंग होते हैं। तो हम्म। मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन मैं बड़ा अच्छा ग्रेड रहा मेरा। और हम्म। मुझे मुझे उन्होंने
मैंने चुना अपना थीसिस, वो था डिज़ाइन एंड डिज़ाइन एंड मेकिंग ऑफ सिंगल बोर्ड कंप्यूटर यूजिंग 8086 मोटोरोला चिप। तो अच्छा। वो मैंने बनाया। मैं कंप्यूटर के कोर्सेज भी ले रहा था ना, तो मुझे हम्म। पता था कि जी सीपीयू क्या है या बिट स्लाइस क्या है। और अच्छा, आप ये भी हैरान होंगे कि उस वक्त, ये 1980 की बात है, कीबोर्ड नहीं होता था, हम्म। डिस्प्ले नहीं होता था, वहाँ कुछ भी नहीं था। तो मैंने, लेकिन ये जो कैलकुलेटर है ना, वो थे। हम्म। एचपी का कैलकुलेटर भी था और टीआई टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का भी कैलकुलेटर था, वो मैंने हम्म। लिया, उसको मैंने इस्तेमाल किया। और मैंने पूरा अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा, उसमें मैंने सारा डिज़ाइन किया, सीपीयू, मेमोरीज, इनपुट आउटपुट, वो सारा मशीन लैंग्वेज में वो करती थी। आप ऐड कर सकते हैं, माइन सब्ट्रैक्ट करते फ्यू थिंग्स इन मशीन लैंग्वेज। तो बिल्कुल। वो मेरा प्रोजेक्ट था। एंड वो मुझे उससे डेफिनेटली मुझे फ़ायदा हुआ कि वो समझ भी आ गई। तो लेकिन उसके बाद मैंने जो अडाप्ट किया, वहाँ यूनाइटेड इल्यूमिनेशन कंपनी थी काफ़ी पुरानी, वो रिक्रूट करने आए हुए थे। तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू लिया, तो कहने लगे जी आप ठीक है, आप आ जाए। तो वो ह्यूमन रिसोर्सेज का बंदा, पता नहीं मैं कोई ऑफ तो नहीं हो रहा सब्जेक्ट से, वकास भाई नहीं साहब? नहीं, सब जैसे ऑफ नहीं हो रहे। अभी वो उसके आपकी जॉब के ऊपर हम जाते हैं एक सेकंड ठीक में। है, ठीक। पहले तो दो चीजें आपने कही जो कि आई थिंक यंग लोगों के लिए जो यूनिवर्सिटी में जाते हैं एक अच्छी चीज होगी। एक तो ये कि आपने वहां पे भी कम्युनिकेशन के गैप्स हैं कुछ बच्चों ओ के लिए, मुझे डेफिनेटली, ओ लगता है। डेफिनेटली। तो ये उनको ये समझना चाहिए कि अब जैसे अनवर भाई ने किया कि आके अंग्रेजी अपनी अपनी मेहनत से इधर उधर काम कर, इधर प्रोग्राम देख के और चीज़ों से सीख ली, तो वो बहुत बड़ी बात है और वो आप भी कर सकते हैं। ये तो एक एक चीज़ जो कि ये कोई इसकी झिझक नहीं होनी चाहिए। जी, जी। दूसरी चीज़ जो आपने की वो ये कि आप अपने साथ कुछ लेके तो इतना ज़्यादा नहीं आए, लेकिन आपने अपना एक रास्ता निकाल लिया। आपने $500 उस जमाने 1980 दुनिया फर्क थी, तो $500 में भी आपने इतने पैसे बना लिए कि अपना खर्चा करके उसके अलावा घर भी भेज सकते थे। तो ये जी, रास्ते निकल आते हैं, आदमी जी, को देखना चाहिए कि जी, कैसे। जी, जी। वकास एक और मैं अपने यंग इंजीनियर्स को कहूँगा कि वो ये ज़रूर सीखें कि आपने 8, 10, 12, 13 बंदों के सामने बात करनी है, कोई चीज़ प्रेजेंट करनी है, वो आनी चाहिए। हो सकता है अब हमारे यहाँ ट्रेनिंग हो रही हो हमारे इदारों में, लेकिन जब मैं था, मैं आपको बताऊं, जो नेस्पाक में मुझे पहली दफ़ा वो हमारे वीपी थे, उन्होंने कहा यार आप ये कर रहे हैं, आप सीनियर इंजीनियर हैं, जो आप काम कर रहे हैं ये बाकी इंजीनियर को बताएं। तो मेरे हाथ कामते थे वो प्रेजेंट करते, क्योंकि पहली आदत नहीं होती ना, ये प्रेजेंट करने से आपका जो खौफ है, डर है, जो वो ख़त्म होता है और आपको आदत पड़ती है। ये मैंने बड़ा महसूस किया जब मैं शुरू में सिराक्यूस पहुंचा, लेकिन जी। ऐसा ऐसा वो अल्लाह ने फजल किया कि वो बेहतर हो गए। तो मैं यही कहूँगा अपने दोस्तों से, यंग इंजीनियर से, ये ज़रूर आपस में आदत डालें कि आप ऑडियंस के सामने अपने आप को पेश कर सकें। हाँ, वो तो अभी से भी कर सकते हैं, उसमें ज़रूरत नहीं है कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में करें। अभी भी जी, जाके आप किसी भी जी, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट करें चीज़ें, ताकि आप आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बेहतर हों। जी, अच्छा, हाँ। अब हम आते हैं आपकी, आपने अपनी डिग्री कर रहे हैं, ख़त्म हो गई, उसके बाद अब आप जॉब के लिए जा रहे हैं अमेरिका में, उसके बारे में बताइए। हाँ, तो जो ही मैं फारिग हुआ, इससे पहले ये हो, मेरे पास F1 वीज़ा था, स्टूडेंट जी। वीज़ा। जी। उसका मतलब है कि आप जब तक तालीम करें तो वापस चले जाएं। लेकिन जी। वो वीज़ा ये भी करता है कि अगर आप 1 साल यहाँ रहे हैं, तो एक साल मजीद आप अंडर ट्रेनी रह सकते हैं। तो उससे हम्म। मेरा F1 वीज़ा जो है ना, वो H1 या किसी और में कन्वर्ट हो गया। जी। और जब मुझे ये यूनिवर्सिटी जो यूआई है उन्होंने रखा, तो अच्छा, उन्होंने क्यों रखा ये मैं आपको बताना चाहता था कि जब उन्होंने मेरा रेज़्यूमे देखा कि यार ये इसने तो 500 केवी पे काम किया हुआ है, ट्रांसमिशन लाइन पे स्टडी की हुई है, सीगरे चेयरमैन से वहाँ का जो है कंटामिनेशन उससे बात की हुई है, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे रखने में, क्योंकि उन्होंने कहा यार यही तो हमारा बंदा चाहिए, यही चीज़ें हम करते हैं। तो नौकरी यहाँ मिल गई। और
वो मेरा 40 साल यहाँ गुजरे हम्म, कंपनी। लेकिन वो वीज़ा अगेन ये भी बड़ा ज़रूरी है कि आप, अब हम हमारा इंजीनियरिंग में ये फ़ायदा है कि आपको एडमिशन मिल जाती है। कई यहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, आप एडमिशन ले लें किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, उसके बाद आपको ट्रेनिंग के वजह से आपको यहाँ रहने दिया जाता है। और जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं वही कंपनी जब देखती है यार ये तो बड़े अच्छे इंजीनियर हैं, हमारे यूनिवर्सिटी वाले किसी से कम नहीं है, मैं आपको बताता हूँ ना, मैं अभी मिसाल दूंगा कि जो ही हम्म, मैं आया यहाँ मैंने कहा यार ये पी लाइसेंस बड़ा ज़रूरी है इंजीनियर्स के हम्म, लिए ना। हम्म, अगर आप यूटिलिटी में काम कर रहे हैं लाजमी नहीं है, लेकिन अगर आप यूटिलिटी में नहीं काम कर रहे बहुत ही लाजमी है। तो मैंने कहा यार लाजमी तो नहीं है लेकिन करने में हर्ज क्या है? तो मैं अपने विकास भाई चला गया, मैंने अप्लाई कर दिया। अच्छा जिस दिन टेस्ट था वो रास्ते में ट्रैफिक थी, वो मैं कोई घंटा देर से पहुंचा, इम्तिहान ओहो, वाले दिन दादा करे। वो क्योंकि यहाँ से मैं रहता हूँ न्यू हेवन कनेटिकट, और वो स्टोर वो यहाँ से कोई लगा लें 1 घंटा दूर है। वो ट्रैफिक रास्ते में जाम हुई, जब मैं पहुंचा तो कहने लगे यार हम रख तो लेंगे, आप इम्तिहान तो दे लें लेकिन आपको मजीद टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा कोई हाँ, बात नहीं यार, यही होगा कि फेल हो जाएंगे। लेकिन हाँ, विकास भाई आप समझे कि मैं फर्स्ट क्लास नंबरों से पास हो ओहो, गया। एकदम। ये मैं अपने की बुराई नहीं, मैं अपने बयान करना नहीं, नहीं, चाहता, लेकिन ये असलियत तो है। खुदा रास्ता निकालता है, आदमी मेहनत करता है जी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैं अगर कहता यार चले अगली दफा कर लेंगे, ना ना ना। अच्छा वो ये 82 की बात, 82 से लेके आज तक मेरा वो लाइसेंस कायम है, हर साल मैं अच्छा, रिन्यू कर लेता हूँ। और ये हम्म, एक इट्स ए गुड टू हैव फॉर इंजीनियर्स टू हैव ए लाइसेंस, जी, जी, जी। सर्टिफाइड प्रोफेशनल इंजीनियर्स लाइसेंस। अच्छा, तो उसके बाद आपने डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपनीज पे काम किया, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। नो विकास साहब, ये अपने विकास भाई ऐसा नहीं था, मुझे इंजीनियरिंग बहुत पसंद थी। और जी, इंजीनियरिंग में दो ही हिस्से थे क्योंकि मैं आई वॉज गुड इन इट, ये भी मैं अपने हाँ, दोस्तों से आ रहे से, जिसमें आप गुड है ना जस्ट स्टिक विद दिस, आप उसमें इम्प्रूव करते जाएंगे, आपको तरक्की होती जाएगी। उसमें गुड, आपको बताता हूं, मैं जब टेक्निकल कमेटीज में मुझे नामजद किया गया, आई वॉज हम्म, सो कंफर्टेबल विद दोज गाइज बिकॉज हम्म, because of my engineering background. Again, UET is again foundation of our education. वो उसमें हम उसको बेहतर आप विकास भाई आप कर रहे हैं, हम सारे कर रहे हैं, लेकिन उसको कम नहीं कभी देखना चाहिए। वो हम्म, आपको तैयार कर देती है। मुझे एक प्रोफेसर अच्छी तरह याद है, वो कहता था यार ये हम यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ा रहे हैं ना, वो एटॉमिक एनर्जी में मुझे पढ़ाता रहा। वो कह रहे जो हम पढ़ा हम्म, रहे हैं, ये 5% आपका इस अग्री अपने फील्ड में काम आएगा, बाकी 95% आप वहाँ जाके सीखेंगे। और जो 5% है ना वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वही मैं देखता हूँ, ही वॉज 100% राइट 60 साल पहले कि उस, हम्म, और जब यह है कि फिर आप अपना इंटरेस्ट शो करते हैं तो लोग आपको बताना शुरू कर देते हैं जहाँ पे। जी, अगर आप इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे कोई भी आपको नहीं समझाएगा, आपका बाजू नहीं पकड़ेगा। तो वो मैंने देखा पाकिस्तान में अपने मुनीर मुनीर साहब थे जो मेरे प्रिंसिपल इंजीनियर थे, उन्हें था कि यार मुझे बड़ा शौक है, उन्होंने ट्रांसमिशन लाइन ओवरऑल लाइन मुझे अच्छी तरह समझा दी। यहाँ भी जब मैं पहुंचा तो ऐसे ऐसे दोस्त प्रोफेसर वगैरह मिलते रहे जिनसे मुझे बड़ा जी, जी, फायदा पहुंचा। बहुत अच्छे। तो अब उसके बाद आप जो हैं, किस किस्म की आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ थी वो वहीं न्यूयॉर्क में ही गुजरी, और एडिसन टाइप कंपनियों में रहे या किसी और तरीके से? नहीं आपने विकास साहब, मैंने ये क्योंकि ये यूटिलिटीज है ना, आपको पता ही होगा कि यूटिलिटीज आर सारी यूटिलिटीज आर ऑलमोस्ट सिमिलर। जो उनका जी, स्पेस स्ट्रक्चर है इज नॉट डिफरेंट, क्योंकि जी, अगर मुख्तलिफ होगा लोग एक से छोड़ के दूसरी तरफ चले सही जाएंगे। बात, और ये सही बात। कंपेटिटिव कंपनीज नहीं है हमारे पास, वो उस किस्म का प्रेशर नहीं होता जैसे आपकी, जब आप है अपनी कंपनी है जो आजकल हाँ, एआई है सारी, वो बड़ी, मेरे जैसा बंदा शायद ना गुजारा कर सके। लेकिन ये जो यूटिलिटीज है ना ये बड़ी जी, ठीक ठाक हमारे तुम्हारे तरह के बंदों के लिए बड़ी ठीक है। और मुझे जी, ये है कि जब मैं था मुझे मौका मिला ओवरऑल लाइनें बनाने का, कभी आप आए आपको दिखाएंगे कौन कौन सी लाइनों पे मैंने काम किया। अंडरग्राउंड इन्होंने सिस्टम बनाए, नए बनाए, क्रॉस लिंक जी, वाली ये थोड़ी नई थी, वो सारा कुछ नया सीखना पड़ा। वो मैंने हम्म, सीखा, उसकी वजह से मुझे ना बड़ी मुल्क दुनिया के कई मुल्कों में जाने का मौका मिला।
वेरी गुड। तो सो आपका सारी विकास भाई जवाब यही है कि मैं सिर्फ इसी यूटिलिटी में रहा, इलेक्ट्रिक राइट। यूटिलिटी। और दफ्तर चेंज होते रहे 40 साल हाँ। में, एक से दूसरी जगह तीसरी जगह। और मेरा फोकस ट्रांसमिशन लाइन पे ही रहा, सब स्टेशन में भी थोड़ा बहुत, क्योंकि वो आना चाहिए, क्योंकि सब स्टेशन इज टर्मिनल। वहाँ जो भी हैं ब्रेकर हैं वहाँ, उसमें तब्दीलियाँ आ रही हैं, डिस्कनेक्ट स्विचेस हैं, लाइनिंग अरेस्टर्स हैं, ट्रांसफार्मर हैं, वो आपको वो भी आने चाहिए, और हम्म। ट्रांसमिशन लाइन। लेकिन यहाँ बड़ा चैलेंजिंग होता है पाकिस्तान के मुकाबले में। यहाँ आप लाइन बनाना करें तो शुरू करें तो लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं। आप कहें जी मैं ये खंबे लगा रहा हूँ, टावर लगा रहा हूँ 150 फुट लंबे, वो आपको लगाने नहीं देंगे। तो उसके लिए फिर आपको कन्विंस करना पड़ता है। वो हम्म। कहते हैं जी ईएमएफ आ जाएगा, उसको आपको बताना पड़ता है। तो इस तरह के ना यहाँ मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हैं। जब आप हम्म। इंजीनियरिंग में सिर्फ आप बैठ के डिज़ाइन नहीं कर रहे होते, बल्कि आपका कमीशनिंग और उसको टेस्टिंग और सारा कुछ उसमें शामिल है यहाँ पे। जी जी जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जी बेसिकली अगर वहाँ के बच्चों के लिए ये समझने की जरूरत है कि ये जो यूटिलिटी कंपनी की अनवर साहब बात कर रहे हैं वो ये है कि वो वहाँ की वापडा को अगर आप मल्टीप्लाई कर लें, जी हाँ, बहुत सारी वापडाज हैं यहाँ पे, हर जी स्टेट में कई हैं, और जी तो हाँ। वो यहाँ पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन उसी तरह से होती है, हाँ, अब ये पावर विकास जनरेशन भाई, डिस्ट्रीब्यूशन। विकास भाई बिल्कुल ठीक है। जो पहले वापडा था, लेकिन अब हाँ, आपको ये पता पहले लगा वापडा था। तोड़ दिया हुआ है। अब तोड़ हाँ। दिया। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलहदा है। तो आप समझ ले कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अब यहाँ भी वो सेपरेट हो गए। जब मैं था, सेपरेट हो। हमारी जनरेशन थी, अब ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन रह गई। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन को भी आपको ट्रांसमिशन लाइन ज़रूरी है, क्योंकि हम्म। आपने बाहर से इंपोर्ट करनी है पावर। हम्म। अच्छा, ये जब आप ये सारा काम कर रहे थे उसमें आपको मौका मिला, सवाल आया है हमारे न्याज साहब से कि भाई कोई पैटेंट्स वगैरह, प्रोफेशनल अचीवमेंट्स, उसके बारे में ज़रा सा बताइए। हाँ हाँ, उसमें प्रोफेशनल अचीवमेंट में मैं बड़ा अच्छा रहा। मुझे आई ट्रिपल ई में मौके मिले कंटिन्यूस एजुकेशन का ट्रेनिंग करने में। जी जी जी। मुझे पेटेंट जो मेरा नहीं है, बल्कि एप्री के मेरे साथ 3 4 और बंदे हैं, उन्होंने हम्म। एक्सएलपी में इम्प्रूवमेंट की, और हमने हम्म। उस केबल को टेस्ट किया। उसके हम्म। बाद हमने फिर मैन्युफैक्चर को दे दिया कि वो इस पे, उससे केबल जो है ना एक्सएलपी अंडरग्राउंड केबल, उसमें ये हम्म। बड़ा, जितना भी आप उसको छोटा करते जाएं साइज हम्म। उसका केबल का, उतना ही हम्म। वो बेहतर होता जाता है, उतनी हम्म। उसमें बचत होती जाती है आपकी पैसे की। तो हम्म। वही हमने पहले पाइप टाइप केबल हुआ करती थी, उसमें तेल होता था, वो बड़े बड़े पाइप होते थे, वो हम्म। खत्म हो गए। अब प्लास्टिक के पाइप हो गए, क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन आ गई। और हम्म। उसमें उस केबल जो उसके अंदर है, उसको जितना भी आप सुकड़ कर सकते हैं उतना बेहतर है। उसमें पेटेंट, अगर आप अनवर पाशा इन्वेंटर का नाम लेके गूगल करें तो हाँ। मेरे ख्याल हाँ। आप मजीद उसमें आ जाएगा। और अच्छा। हैरानी की बात है विकास है, जब वो, आपको ज़्यादा पता ही होगा, जब वो पेटेंट लिखते हैं ना, उसके खास किस्म के अटर्नी हैं जो लिखते हैं। जी जी वो जी। मेरी समझ से बाहर था कि ये बात वही कह रहा था जो हमने बनाई है, लेकिन वो किसी और तरीके से वो सारी हाँ, दुनिया उसमें शामिल करना चाहते हैं चक्कर। उसको एक्सटेंड कर देता है, बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल। जी हाँ। तो अच्छा, हाँ। बाकी मुझे एक तो सीकरे का, मुझे उन्होंने यूएस रिप्रेजेंटेटिव भी चुन लिया। वो अच्छा। इसलिए क्योंकि मैंने ये सारे केबल शेबल में काम किया, एपरी में मैं बड़ा इन्वॉल्व था। एपरी ने मुझे चेयरमैन बना लिया अंडरग्राउंड केबल का। वो इसलिए कि क्योंकि हमारी जो यूआई है, जो जिसमें मैंने काम किया, वो कोई 100 सवा 100 साल से पुरानी है। उसमें जब बिजली उन्होंने ईजाद की ना, एडिसन और दूसरों ने, उस वक्त से ये ये बिजली की कंपनी यहाँ पे आई। ये न्यू हेवन में है। ये आप हम्म। अगर न्यूयॉर्क से बॉस्टन जा रहे हो तो आधे रास्ते में आएगी, यहाँ हम्म। हेडक्वार्टर उसका था। तो उसके जितने भी अंडरग्राउंड, बाय द वे अंडरग्राउंड केबल वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप मैनहट्टन में बिजली पहुंचाना चाहते हैं, या हम्म। न्यू हेवन में जहाँ, और ब्रिजपोर्ट में। तो उसके अलावा और कोई नहीं, आप खंबे नहीं कोई आपको लगाने देगा शहर के अंदर। हम्म। तो जो मेरी कंपनी है उसमें सारे सिस्टम थे। तो मुझसे ज़्यादा जानने वाले बहुत कम ही थे इस फील्ड अच्छा। में। तो वजह ये हुई कि मुझे एपरी ने अपना चेयरमैन बना लिया। और जब तक मैं रिटायर नहीं हुआ, आई वॉज रिप्रेजेंटिंग ऑल यूटिलिटीज ऑन एपरी फॉर अंडरग्राउंड केबल सिस्टम। माशाल्लाह माशाल्लाह तो वो माशाल्लाह। बड़ा अच्छा था कि उससे मुझे ये भी पता लगता लगता था कि बाकी यूटिलिटीज क्या कर रही हैं, जी। प्रॉब्लम क्या आ रही हैं। हम्म। असल एपरी का मकसद ये है कि
प्रॉब्लम कहाँ आ रही हैं, उसको कैसे एड्रेस किया जाए। तो हम्म, ये मेरा एक काम, इसलिए सीगरे ने भी इसीलिए किया। और सीगरे का जो, जब मैं यूएस रिप्रेजेंटेटिव बना, मैं 8 साल रहा, उसमें मेरी ये जिम्मेदारी होती थी कि जो यहाँ से जो बंदे उन्हें चाहिए सीगरे को, वर्किंग ग्रुप को, वो मैं सिलेक्ट करता था। उसमें हम्म, मैं भेज देता था जो जो इंटरेस्टेड है। बाज़ दफ़ा एक एक बंदा ही आता था, बाज़ दफ़ा 3 4 आ जाते थे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट बड़ा होता था खास खास टॉपिक पे। तो उसको वो फाइनल डिसीजन वाज अप टू मी। तो इसमें बड़ा अच्छा रहा, मुझे काफ़ी सैर करने का मौका मिला। और मेरा ख्याल है मैंने जवाब सही दे ही दिया है। जी अब जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ अच्छा, मैं अब आपसे ये पूछूं, आपने एपरी को लीड भी किया है। हाँ, अब एक सवाल मलिक साहब का, मलिक सिद्दीक साहब का सवाल यह आया कि भाई हाँ, एपरी जैसी ऑर्गेनाइजेशन वहां पे बन सकती है या नहीं बन सकती? पाकिस्तान नहीं, मेरा ख्याल मुश्किल होगा विकास साहब। मैं आपको बताता हूँ क्यों। जी जी कोई चीज़ इम्पॉसिबल, हर चीज़ हो सकती है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिका में वो क्यों कामयाब है। जी। उसकी कामयाबी की ये वजह है कि अगर कॉन एडिसन है जो ये वाली है, हम्म, आपकी न्यूयॉर्क वाली, ठीक है, हम्म, वो जब मेंबर बनती है वो मिलियंस के हिसाब से फीस देती है। क्योंकि उसके अच्छा, उनका उनकी आमदनी बहुत ज़्यादा है, उनके कस्टमर बहुत ज़्यादा है। हमारी यूटिलिटी छोटी है, थी, मैं जहाँ काम करता हाँ था, जी, छोटी, उसके पैसे थोड़े होंगे, लेकिन बेनिफिट वही है। तो यही तो हमारे लिए अच्छा था कि हम छोटी यूटिलिटी होने के बावजूद सारा जो भी डेवलपमेंट हो रही थी। अच्छा, अब पैसे उन एपरी से कहाँ आते हैं? जितनी जितनी भी यूटिलिटीज़ हैं वो उनको मेंबर बन जाती हैं। अच्छा, ये मेंबर क्यों बनती हैं? इसलिए कि मुख्तलिफ स्टेट ने कहा हुआ हर यूटिलिटी को कि आप रिसर्च और डेवलपमेंट में एक्स अमाउंट ऑफ डॉलर्स लगाएं। लगाएं, अगर वो पैसे अपनी जेब में रखें, वो जेब में नहीं रख सकते, वो रख सकते लगाने हैं। ही पड़ते हैं। ठीक जी है, जी अगर अपना को R&D खोलें, उस वो छोटा R&D जितना बड़ा हो उतना बेहतर है। आप तो बेहतर जानते हैं विकास भाई। वो तो कोई उसका मुकाबला नहीं करेगा। गोइंग बैक टू मलिक साहब क्वेश्चन, वहाँ तो सिर्फ, अगर ये सारी, अगर गवर्नमेंट इंटरेस्टेड हो सकता है। अगर गवर्नमेंट देखे जी, आप जितनी भी, अब ये जो लाहौर लेस्को है, KESC है, कराची वाली, ये सारी सारे पैसा रखें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। एक्स अमाउंट जितने भी हैं, हर इतने, जिसके इतना रेवेन्यू है वो इतने पैसे दे, फिर ये हो सकता है। लेकिन जी इसका वो यूटिलिटी खुद नहीं करेगी, ये आएगा ऊपर से। और जब होता ये है कि अगर पाकिस्तान में कहेंगे अब यूटिलिटी ने कहाँ से पैसे लेने हैं, वो तो यही करेंगे जी, बढ़ा दें इनके जो है यूनिट चार्जेस। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन मेरा ख्याल है मुश्किल है। मैं तो यही कहूँगा नए इंजीनियर्स को आप ज़रूर ज्वाइन करें, जैसे सीगरे हुआ या IEEE हुआ या ये जो है एपरी हुआ। उससे आपको पता लगता रहेगा कि हो क्या रहा है। खा आप नहीं भी मेंबर, सीगरे में $150 लग के ना आप मेंबर बन जाते हैं। और इतना ज़्यादा लिटरेचर और स्टडीज़ मौजूद हैं कि आप हैरान हो जाएंगे ये जी जी उसके ट्रेनिंग के लिए। जी। तो तो ये अब in short is possible, लेकिन it needs a lot of influence by the government. बिल्कुल सही। अच्छा, एक और सवाल यही आया कि भाई कौन से जर्नल्स और कॉन्फ्रेंसेस आप रेकमेंड करेंगे यंग इंजीनियर्स को, प्रोफेशनल्स को, जो कि पावर केबल और ट्रांसमिशन स्पेस में काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं? हाँ, no, डेफिनेटली यही मैंने अभी एड्रेस किया है। यही वाली बात जो है। यही बात है कि IEEE में आप अपना, वहाँ भी ब्रांच है, उसमें मेंबर बन जाएं। लेकिन यहाँ यहाँ के भी अगर बन सकते हैं US से, उसमें हिस्सा लें। और सीगरे का फ्री है, फ्री है, $150 फ्री रियली फॉर 1 ईयर। एक बंदा बन जाए, वो ये नहीं, अगर आप हार्ड कॉपी करके शेयर कर लेते हैं वो आपको मना नहीं करेंगे। अगर आप हम्म, पावर इंजीनियर हैं, ज़रूर मैं रिकमेंड करता हूँ। मुझे नूर साहब बुला लिया करते थे, हैं जी आप मेरी क्लास को दें लेक्चर, जी क्या आप क्या करते हैं वहाँ पे। तो मैं जी चला जी जाता, मैं यही कहता था, यार आप में से एक भी बंदा, $150 हमारे लिए तो कुछ नहीं है, वहाँ शायद मुश्किल हो। तो हम्म, 150 एक बंदा दे दे। और यह है कि आपको इतना ज़्यादा एक्सेस हो जाएगी। आप जिस सब, पावर इंजीनियरिंग में बात कर रहा जी हूँ, जी जी जिस टॉपिक में भी आप आज से जो 60 साल पहले जो पब्लिश हुआ है वो भी मिल जाए, हर चीज़ मिल जाएगी। हम्म, सिर्फ आपको चाहिए, शौक चाहिए उसमें। जी जी बिल्कुल। तो अच्छा, अब हम अब ये
जो बात कर रहे हैं कि हम अब यंग बच्चों को कोशिश कर रहे हैं कि भाई उनकी जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाया जाए, यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी की रैंकिंग को बढ़ाया जाए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, इन सारी चीज़ों में हम करें। तो मैं ये चाहता हूं कि जब आप नेक्स्ट टाइम लाहौर जाएं तो हमारा एक लेक्चर सीरीज है, वो ऑन कैंपस होता है, जिस तरह से आपको नूर साहब बुलाते थे, उसी तरह से गेट अ ग्रुप ऑफ यंग इंजीनियर्स टुगेदर, और उनको आप अपनी जो एक्सपीरियंस है और आपका जो कैपेबिलिटी है उससे आप उनको वो मुस्तफीज हो सकें। तो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू मेक श्योर। जो श्योर विकास भाई, है। हाँ, जैसे मैंने कहा, नूर साहब मुझे बुलाया करते थे, मेरे पास वक्त होता था, मैं ज़रूर चला जाता था। जी और जी अगर मैं थोड़े, मेरी वजह से थोड़ा सा, अब मेरा इल्म भी तो पुराना होता जा रहा है ना। अब 4 साल पहले जो था, चेंज पावर इंडस्ट्री में ये है कि विकास भाई इतनी ड्रास्टिक चेंजेस नहीं है, लेकिन जी उसकी ज़रूरत रहेगी जब तक कि जो वायरलेस ट्रांसमिशन नहीं बन जाती ना। वायरलेस ट्रांसमिशन पता नहीं बनेगी कि नहीं, वो सुना है एमआईटी ने बना ली है थोड़ी ट्रांसमिट, लेकिन जब तक नहीं है ये ट्रांसमिशन, ये रहेगी। जो जनरेशन है वो आमतौर पे शहरों के अंदर नहीं होगी, बाहर होगी, नहीं, तो बस। आपको अंदर लानी पड़ेगी। नहीं, तो वो तो आप, ये तो एमआईटी तो अभी की बात कर रहा है। वो जो निकोला टेस्ला ने उस जमाने में वायरलेस ट्रांसमिशन, वो हाँ, आज से 100 साल 150 साल पहले उसने करके दिखाया था। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं विकास साहब। विकास भाई, अगर आप जाए ना बास्टन, वहाँ उन्होंने उसका एक मॉडल शाडल बनाया हुआ है, वो दिखाते हैं आपको कैसे ट्रांसमिट हो रही है वो बिजली। वो एसी के बजाय वो एसी और डीसी का था मामला उस जमाने में। हाँ, उनकी उनकी जो बातचीत जी, होती थी इस जी, सिलसिले में डिस्ट्रीब्यूशन के जी, लिए। जी। अच्छा, बहुत 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 अच्छे। सो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी गुड पैथ। यंग लोगों के लिए बहुत अच्छा आपने रास्ता दिखाया, अपनी लाइफ शेयर करके हमें बहुत बहुत आई थिंक अच्छा लगा। अनवर भाई कि आपकी थॉट्स और आपकी पर्सपेक्टिव हमें मिले। अ, हमारी नेक्स्ट टेक कास्ट जो है नंबर 10 होगी जुलाई 1 2026 को, और उसमें दिस टाइम वी गोना डू, and this is what we've decided, once a year we want to do a panel on paths after graduation for young students, right? So उसमें होगा आपकी जॉब्स, आपकी एडमिशंस, आपकी इंटर्नशिप्स और एवेन्यूज टू एंटरप्रेन्योरशिप। तो उसके लिए एक पैनल, हम बहुत ही कैपेबल पैनल आपको नेक्स्ट जुलाई 1 को इंशाल्लाह देंगे फॉर द यंग पीपल टू ज्वाइन, और उसमें फिर उनको ये सारी चीज़ें फ़ायदा हो सकेंगे और वो सवाल भी उनके साथ कर सकेंगे। So please join on July 1st. Please subscribe to Alif USA channels and social media, including YouTube. और मैं हर तरीके, हर दफ़ा की अपनी जो टेककास्ट है उसमें एक शेर के साथ ख़त्म करता हूँ। आज का शेर जो है अल्लामा इकबाल का है, ना तू ज़मीन के लिए है ना आसमान के लिए, ना तू ज़मीन के लिए ना आसमां के लिए, ये जहां तेरे लिए है तू नहीं जहां के लिए। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत वेरी गुड। शुक्रिया अनवर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया विकास भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक खुदा हाफिज। यू।